ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीएसटी का टॉपिक देख लेते हैं। कल अपने इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट देखा था उसकी थियरी में आपको यहाँ से रिकॉल करवा देता हूँ। कुछ पॉइंट्स जो थियरी में कल कवर नहीं हुए होंगे वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, वो इसमें से अभी कवर करके इसको पैकअप कर देते हैं, क्योंकि चैप्टर मोस्टली 90% तो मैंने कल आपको समझा ही दिया। विदाउट कंटेंट या विदाउट नोट्स भी हमने देखा तो उसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए। ऐसे टैली कर लो, बाकी प्रिंट आउट आपको मिल ही जाएगी। अब ये इंट्रोडक्शन में बोला हुआ है कि भाई टैक्सेशन सिस्टम जो है इंडिया में उसके दो पार्ट्स हैं, डीटी आईडीटी, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, ये अपना सिलेबस है। तो ये बात हम कल कर चुके हैं। जो टैक्स चार्ज करने का तरीका है ना, या कैलकुलेट करने का तरीका है ना, तो दैट इज बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट। ये भी एक पॉइंट है जो इसमें मैं साथ में ऐड कर देता हूँ। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम पूरा सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे चलता है। उसका सिंपल मतलब ये है कि डिपार्टमेंट आपको पहला मौका देता है कि आप खुद अपनी टैक्स लायबिलिटी गिनो, आप अपना रिटर्न फाइल करो और अपना टैक्स सबमिट करो। हम लोग नहीं गिनना आएंगे, हम सिर्फ वेरीफाई करेंगे। अगर आपके कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो आपको नोटिस भेज के करेक्शन करवा देंगे। अभी रिसेंटली मुझे इनकम टैक्स का वो नोटिस आया, आरटीआई जो अपना आईटीआर फाइल किया था लास्ट टाइम, तो सितंबर में जो चल रहा था, तो जुलाई मेरा लास्ट लगता है 31 जुलाई वाला। तो जुलाई में रिटर्न फाइल किया, जो भी मेरा टैक्स का अमाउंट आ रहा था वो पे किया। अब क्योंकि टैक्स का अमाउंट ज्यादा था, एक वो एडवांस टैक्स वाली कंडीशन होती है जो अपन इसमें पढ़ेंगे, तो एडवांस टैक्स नहीं भरा था तो उसका इंटरेस्ट आया, क्योंकि कुछ कैपिटल गेन और ये सब चीजें थी। तो जो अमाउंट कैलकुलेट किया और जो मैंने पे किया उसमें 300 रुपीज का डिफरेंस आ रहा था उनके हिसाब से। अब अपने मैन्युअल कैलकुलेशन करते नहीं, सॉफ्टवेयर करता है, और सॉफ्टवेयर में कुछ एक आध दिन की एंट्री या कुछ डेट का इशू आया होगा, तो जो अमाउंट मैंने पे किया और जो उनके हिसाब से बनता है उसमें 300 रुपए का फर्क था। तो मुझे अभी रिसेंटली नोटिस आया कि 300 रुपीज शॉर्ट है। हमने वेरिफिकेशन किया और रिकम्प्यूटेशन किया तो आपको इतना पे करना है। तो हो सकता है तो अपन अपने हिसाब से सेल्फ असेसमेंट करके रिटर्न फाइल करते हैं, पूरा हिसाब दे देते हैं। अगर उसमें कोई गलती उनको लगती है तो वो लोग रिवर्ट करते हैं, नहीं लगती तो भी इंटीमेशन आता है कि योर आईटीआर हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड विदाउट एनी एरर्स और डिस्क्रिपेंसी, खत्म हो गया। ईमेल भेज देते हैं, तो ईमेल आ गया, अपने श्योर है कि चलो जो सबमिट किया वो फाइनल। बट गड़बड़ निकलेगी तो रिवर्ट करेंगे, बट पहले वो गिनने का काम नहीं करते। दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट सिस्टम। आप खुद ही अपना असेसमेंट करो कि भाई आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। अब चाहे वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो या कस्टम हो, पहला असेसमेंट असेसी या टैक्स पेयर खुद करता है। ये एक बेसिक बात होती है। इसके बाद थियरी में देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कल हम बात कर भी रहे थे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का जो बर्डन है वो किसके ऊपर होता है? एंड कंज्यूमर के ऊपर। चेन में जितने भी लोग होते हैं ना होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी आप लोग बोलो सप्लाई चेन में, उसमें एंड में जिसके पास प्रोडक्ट जाता है वो होता है कंज्यूमर, जो आगे किसी को बेचता नहीं है। तो जीएसटी का बर्डन एट द एंड तो उसके ऊपर ही आने वाला है। बीच में जितने भी लोग हैं ना, वो अगर जीएसटी कहीं पे करते भी है तो उनको क्रेडिट मिल जाता है और वो निकल जाता है उससे बाहर। तो अल्टीमेटली मैं होलसेलर हूं तो मेरी पॉकेट से कोई जीएसटी नहीं जाता। पॉकेट से जीएसटी एट द एंड आपके कंज्यूमर की पॉकेट से जाने वाला है। ये कैसा है ना कि भाई एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं। किसी ने मुझे टोपी पहनाई, मैं आगे वाले को पहनाऊंगा, वो उसके आगे वाले को पहनाएगा। लास्ट में टोपी पहन के कौन घूम रहा है? कंज्यूमर। कि भाई उसके पास आगे टोपी पहनाने के लिए कोई है ही नहीं। लास्ट कंज्यूमर मैं हूँ, प्रोडक्ट मैंने यूज कर लिया, अब किसको आगे पास ऑन करूँ? जो मैंने जीएसटी भरा हो किससे वसूल करूँ? तो सारा कॉस्ट जो है वो एट दी एंड किसकी पॉकेट से जा रहा है? कंज्यूमर। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई की। फिर बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपना फाउंडेशन है जिसके बेसिस पे सारा टैक्सेशन का सिस्टम चल रहा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो आपसे टैक्स वसूल कर सकती है, इसलिए आप टैक्स पे कर रहे हो। नहीं तो कोई टैक्स पे करता? आप बोलते कहाँ लिखा है कि मेरे को टैक्स देना पड़ेगा? नहीं दूंगा, जा। होगा इनकम टैक्स ऑफिसर, अरे भाई दे दे यार, देश कैसे चलेगा? बोले मैं देश अपनी जगह, मेरा घर कैसे चलेगा? मैं नहीं देने वाला, तुम देश का अपने आप देख लो। कोई पे ही नहीं करेगा। बट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है इंडियन गवर्नमेंट के पास, तो वो रिकवरी कर सकते हैं। क्लियर? तो आर्टिकल्स के रेफरेंसेस आ जाते हैं, कौन से आर्टिकल में पावर दिया हुआ है। चलो ठीक है, वो नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू होता तो बात अलग थी। फिर जीएसटी का कंसेप्ट, वन नेशन वन टैक्स, सिंगल टैक्स ऑल ओवर द नेशन, बोलने की बात है। फिर अलग अलग नाम से टैक्सेस लगा देते हैं तो वापस लगता है कि यार क्या हुआ। अब देखो, फ्रांस में 1954 में सबसे पहले जीएसटी जैसा टैक्स लगाया। नाम अलग अलग हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब कहीं पे वैल्यू एडेड टैक्स वैट बोलते हैं, कहीं जीएसटी बोलते हैं, बट टैक्सेशन का कंसेप्ट सिमिलर है। 168 कंट्रीज से ज्यादा, अभी तक तो और दो चार बढ़ ही गए होंगे, अब 200 के अराउंड तो कंट्रीज हैं। तो जब 168 टच हो गया तो बाकी कौन है? तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड ने वो चीज अडॉप्ट कर ही लिए, कोई नई बात नहीं है। अब देखो जीएसटी है क्या, उसके लिए कुछ वर्ड्स यूज किए। कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब वो है कि इसमें सब कुछ आ गया ना, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो फिर आंसर, उसमें पूरी स्टोरी आ जाती है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। मल्टी स्टेज का मतलब ये है कि जब रॉ मटेरियल खरीद के मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है,
फिर उसको वो होलसेलर को बेचता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है, रिटेलर आपको देता है। तो ये मल्टी स्टेज सप्लाई चेन है, एक के हाथ से गुड्स दूसरे के हाथ में जाते हैं, दूसरे के हाथ से तीसरे के, तीसरे के हाथ से चौथे में, लास्ट में कंज्यूमर। तो हर स्टेज पे जीएसटी लगता है। मतलब इन शॉर्ट मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जब गुड्स बेचता है तो वो होलसेलर से जीएसटी कलेक्ट करता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है तो वो रिटेलर से जीएसटी कलेक्ट करता है, रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है तो कंज्यूमर से जीएसटी कलेक्ट करता है, बट कंज्यूमर आगे बेच नहीं पाता, तो लास्ट जीएसटी जो है चेन में उसने भरा है। ये बीच में जितने लोग जीएसटी एक दूसरे से कलेक्ट कर रहे हैं उसी सिस्टम को बोल रहे हैं मल्टी स्टेज टैक्स। सप्लाई चेन के हर एक स्टेज पे जीएसटी लगता है, और इसका मैं आपको एक बहुत बढ़िया कैलकुलेशन पूरा समझाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली टैक्सेशन का सिस्टम काम कैसे करता है। और ये जो मल्टी स्टेज पे टैक्स लग रहा है तो क्या एक ही अमाउंट पे बार बार टैक्स देना पड़ता है या वो सेट ऑफ हो जाता है? क्योंकि अपने माइंड में ये आता है कि सर ये तो फिर कितनी बार टैक्स लग गया, हर बार गुड्स एक्सचेंज होगा, हर बार टैक्स लगेगा, बट उसका क्रेडिट भी मिल जाता है। तो जितना टैक्स मैंने होलसेलर से वसूल किया है, होलसेलर आगे रिटेलर से वसूल कर लेता है, तो वसूल करते ही उसका निकल जाता है कि मेरा पैसा वापस आ गया। फिर रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है तो रिटेलर का जीएसटी वापस आ गया, कंज्यूमर आगे बेच नहीं पाता तो सारा जीएसटी उसकी पॉकेट से गया, उसका कॉस्ट बन जाता है। बट सप्लाई चेन में बीच में जितने लोग होते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे जीएसटी उनका कॉस्ट नहीं बनता है, सिर्फ टेम्पररी खर्चा आता है, जो पैसा लगाया है और फिर वापस आ जाएगा। ये वैसी बात हो गई। तो इट इज कॉल्ड अ मल्टी स्टेज टैक्स। दूसरा बोला है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड वाली बात इसलिए नेसेसरी है कि भाई जो भी सप्लाई मैं आपको कर रहा हूँ वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, इसके हिसाब से टैक्स के नाम पे फर्क पड़ता है और कलेक्शन किसके पास जाएगा उससे फर्क पड़ता है। अब मैं सूरत में बैठा और अहमदाबाद वाले को बेच रहा हूँ तो सीजीएसटी एसजीएसटी लेना पड़ेगा, तो आधा गुजरात गवर्नमेंट को भी मिलेगा। बट यही सूरत का बंदा अगर मुंबई वाले को बेचेगा तो आईजीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा जो पूरा सेंटर के पास जाएगा। तो डेस्टिनेशन के बेसिस पे तो डिसाइड हुआ, अहमदाबाद बेचा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, मुंबई बेचा तो आईजीएसटी। तो इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, तो ये सब टर्म्स है और थोड़ा स्पेसिफिक आइडिया हो तो कहीं एग्जाम में लिखना होगा तो आपको क्लियर रहेगा। फिर बोला है कि बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जिनको जीएसटी में मर्ज कर लिया गया। कल मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी, 17 टैक्सेस अलग अलग नाम से सेंटर और स्टेट लेवल पे लगते थे जो अब जीएसटी आने के बाद नहीं लगते। तो ये कन्वीनियंस हो गई। मल्टी स्टेज वैल्यू एडेड टैक्स वो सेम ही है, जितना वैल्यू एडिशन होगा उस पर टैक्स लगेगा। मतलब 100 का सामान मैंने खरीदा 100 में, बेचा 120 में, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ 20 रुपए, नेट टैक्स 20 रुपए पे लग रहा है। बार बार पूरे 100 पूरे 120 पे नहीं लग रहा, नहीं तो 100 पे भी टैक्स लगा, 120 पे भी टैक्स लगा, फिर 150 पे भी टैक्स लगा, कितना महंगा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू एडिशन पोर्शन के ऊपर टैक्स लगता है। अभी बेसिक इतना ध्यान रखो, कैलकुलेशन में ये बातें और क्लियर होंगी। ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड किया, एक वर्ड यूज करते हैं टैक्सेशन में। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना या बार बार जो है एक ही चीज पे रिपीटेड टैक्स लगना, दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। अगर बार बार टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है तो कितना महंगा होता जाएगा, तो बोला अवॉइड किया जाता है। कास्केडिंग इफेक्ट इज नॉट अ गुड साइन फॉर एन इकोनॉमी, तो सरकार वैसा नहीं करती, उसको अवॉइड करते हैं वैसा। ये सब पॉइंट्स। अब ये जो आए ये सब अमेंडमेंट वाले आर्टिकल्स, इसमें इन्होंने जीएसटी को डिफाइन किया, चीजों को ऐड किया। ये इसलिए करना पड़ा बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी कोई बात थी नहीं। 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन 101st टाइम अमेंड हुआ, 1950 से लेके अभी तक 101 बार। अभी तो ज्यादा टाइम अमेंड हो चुका है क्योंकि इसको भी 10 साल हो गए, लेकिन 101st अमेंडमेंट आया, उसमें जीएसटी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया और अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने जो है ऐड की। वैसे देखो बताया इसमें अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं है, वो सीधा आर्टिकल में ही लिखा हुआ है। अब इसका भी अपना रीजन है। देखो अल्कोहलिक लिकर, अल्कोहल के यूजेस भी अलग अलग है। एक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, पीने वाला, और दूसरा इंडस्ट्रियल यूज भी होता है। आप परफ्यूम यूज करते हो, आप सैनिटाइजर यूज करते हो, बॉडी स्प्रे यूज करते हो, ये सब चीजों में भी अल्कोहल आता है। तो वो अल्कोहलिक यूज जो है वो केमिकल यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है, और ये वाला जो है वो कंजम्पशन यूज है। कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहल यूज होती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया। रीजन बीइंग इस पे लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। इंडिया के अल्कोहलिक लॉज या जो लीकर लॉज है, लीकर लॉज बहुत रिजिड और प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए आप देखोगे इंडिया में लीकर ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे हो। अभी अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, किंगफिशर था जिसका बहुत बड़ा नाम रहा है और अभी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ये बिजनेस क्रैक नहीं कर पाए, और उसका रीजन जो है वो ये लॉज का जो प्रॉब्लम है वो। अभी रिसेंटली एक केस आया है, ये बीरा करके एक ब्रांड है, ये बियर का ब्रांड है, बीरा 91। वो इंडियन है उसका फाउंडर, और यूएस में रहा है और बाकी सब कंट्रीज में काफी उसने एक्सपोजर लिया है। तो इंडिया में आके उसने एक बियर ब्रांड को प्रमोट करने का सोचा कि भाई इसको स्टार्ट करते हुए इंडियन लोकल ब्रांड होना चाहिए, और काफी यूनिक चीजें की। और पहले तो उन्होंने
दूसरे कंट्री से फॉरेन से ब्रूइंग करा के उसको बना के उसको इंपोर्ट किया कि भाई ऑथेंटिक टेस्ट हो, और फिर बाद में इंडिया में ब्रूअरी सेटअप करना जहाँ पे बियर को मैन्युफैक्चर कर सके, प्लांट लगाना, वो सब भी उन्होंने किया और कुछ साल से काफी अच्छे से चल रहा था। एक कंप्लायंस की वजह से फंसे हैं वो लोग। ये केस स्टडी अपने लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अपना काम ही कंप्लायंसेस का है। और बीरा पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और अच्छा बिजनेस चल रहा था, काफी बढ़िया प्लांट भी लगा रखा था इंडिया में, 2-3 जगह इनके प्लांट थे और उसको बढ़ाते जा रहे थे। तो दे शिफ्टेड मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया। बियर का जो मेन हब है, कौन सा सिटी है मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, आउट ऑफ इंडिया, जहाँ पे इस चीज को मेन मतलब उसका ऑथेंटिक वो है जहाँ से ये चीजें प्रमोट होती है, तो वहाँ पे जाके उसने सब सीखा कि भाई कैसे बनता है ये वो सब कुछ, काफी अच्छा मेहनत किया। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। अब प्राइवेट लिमिटेड में आपको पता है कि मेंबर्स की लिमिटेशन कितनी है, 200, उससे ऊपर जा नहीं सकता। अब क्या होता है, इन कंपनीज को स्केल अप करने के लिए इक्विटी चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, तो इक्विटी देते देते पैसा रेज करता गया और जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 200 से ऊपर चले गए। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि 200 के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब कन्वर्ट करने गए तो प्रॉब्लम ये आई, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है अल्कोहलिक लिकर, हर स्टेट की गवर्नमेंट से अलग परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके काम होता है। अब 30 स्टेट में अगर आप बेचना चाहते हो तो 30 सरकारों को हाथ में लेके चलना है, और ये बिजनेस ऐसा है कि सबको लालच आता है, बहुत पैसा है बहुत पैसा है, तो सरकार भी इतनी इजीली मानती नहीं है, खिलाना पिलाना ये सब बहुत चीजें होती है। तो हर गवर्नमेंट, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टीज हैं, तो सारी पार्टीज के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता है। अब विजय माल्या ने क्रैक कर लिया था तो किंगफिशर इतना बड़ा ब्रांड बन गया, हर कोई कर पाए जरूरी नहीं है, बीरा वाला भी ग्रो कर ही रहा था। लेकिन ये कंप्लायंस का प्रॉब्लम आने की वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे ही प्राइवेट टू पब्लिक में कन्वर्ट हुए, कंपनी का नाम चेंज हो गया, सारे लाइसेंसेस जो उन्होंने ले रखे थे प्राइवेट कंपनी के नाम से वो सब उनको री इशू कराने पड़े, रिन्यू करवाने पड़े हर स्टेट में। तो इतने सारे कंप्लायंसेस का पेंडिंग बर्डन उनके ऊपर आ गया कि एट अ टाइम इतना शॉर्ट टाइम में ये सब हो नहीं पाएगा। सरकारी काम है, हर स्टेट में परमिशन लेने जाना कितना भारी है। एक सेंटर से परमिशन लेनी तो चलो उनके पीछे पड़ के अपन 2-4 दिन में करा लेंगे, लेकिन एक एक स्टेट में जाके परमिशन लेना बहुत टफ काम हो गया। तो बिकॉज ये डिले हो रहा था तो उनको बिजनेस रोकना पड़ा, बिकॉज कंटिन्यू नहीं कर सकते थे विदाउट लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसेस ही वापस लेना, मतलब जब तक लाइसेंस नहीं तब तक कैसे बना के बेचोगे, तो बंद करना पड़ा। और लाइसेंसिंग का प्रोसेस इतना डिले हुआ कि 6 महीने से ऊपर हो गए, प्रोडक्शन बंद, सेल बंद। अब स्टाफ, केपेक्स, पूरा प्लांट ऐसे ही पड़ा है, तो फिर सैलरी कहाँ से निकलेगी। तो धीरे 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 करके फाउंडर बेचारा ठंडा पड़ गया, बोला पैसे नहीं है कहाँ से दूंगा, तो स्टाफ सैलरी देनी बंद कर दी, वो सब चीजें होने लग गई। मार्केट में स्टॉक नहीं है तो कॉम्पिटिटर आगे बढ़ गए, तो बेचारे का पूरा बिजनेस जो है वो खत्म होने पे आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट या कंप्लायंस मिसमैनेजमेंट। यही अगर इस चीजों पे ध्यान दिया होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। ये प्राइवेट लिमिटेड लेवल पे चलाता रहता तो इशू नहीं था, बट ये जो लिमिट क्रॉस हो गई ना, वहां पे पूरा फंस गया। तो ऐसी भी चीजें जो है वो हो जाती है। तो कंप्लायंसेस एक कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इससे बड़ा केस स्टडी नहीं हो सकता। और एकदम रिसेंट एग्जांपल है, जो मैटर अभी चल रहा है, कंपनी बंद नहीं हुई है बट परेशानी में है कि जब तक ये लाइसेंसिंग प्रोसीजर पेपर वर्क नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगी, और ऐसे ही चलता रहा तो शट डाउन हो ही जाएगी। वैसे तो अभी तो प्रोडक्शन बंद है, लेकिन वापस रिज्यूम करना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया इन चीजों की वजह से। तो अल्कोहलिक लिकर पे जो है वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है, और हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से अपने स्टेट में लिकर मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स चार्ज करती है। इसलिए लिकर के प्राइसेस स्टैंडर्ड नहीं है, पेट्रोल के प्राइसेस भी स्टैंडर्ड नहीं है। रीजन हुए गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, राजस्थान में अलग है। पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, लिकर की बात नहीं कर रहा। गुजरात में तो प्राइसेस अलग ही है, ठीक है। वैसा है कि गुजरात में फिर लिकर वैसे ऑफिशियली तो बैन है, अनऑफिशियली मिल जाती है, तो फिर उसका प्रीमियम लगता है, ठीक है। तो लोकल ब्रांड का प्रीमियम देना पड़ता है क्योंकि अवेलेबिलिटी बड़ी मुश्किल है। वैसा है, देखिए लीगली अलाउड नहीं है तो पुलिस ने पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसा है, तो बिहार में बैन कर रखा है, गुजरात में बैन कर रखा है, बाकी सारे स्टेट्स में अलाउड है, बट स्टेट वाइज प्राइसेस में डिफरेंस है। महाराष्ट्र में प्राइस अलग है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि स्टेट एक्साइज कितना लगाना है, तो वहां पे महंगा पड़ेगा। अब दिल्ली, गुरुग्राम, ये सब जगह पे जो है वो रेट्स में फर्क है। दिल्ली लिकर महंगी है, गुरुग्राम सस्ती है, तो दिल्ली वाले गुरुग्राम जाके लेके आते हैं। वहाँ ऐसा चलता है। रिलेटिव से बोले यार हम लोग तो गुरुग्राम जाके ले आते हैं, वो सस्ती पड़ती है, दिल्ली महंगी है, क्योंकि दिल्ली की स्टेट मतलब गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी ज्यादा लगा रखी है। तो बोले हमको वहाँ सस्ती पड़ती है, और दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम तो लोग घूमते ही रहते हैं, तो बोले वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, रोज का आना जाना होता है। तो बोले गुरुग्राम हरियाणा में लगता है, तो वहाँ लेकर सस्ती है, दिल्ली महंगी है, वहां से लेके आ जाओ। तो वो लोग को वैसे करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेट सब्जेक्ट। ये अगर सेंट्रल पॉलिसी होती तो प्राइजेस भी सेम होते, मैनेजमेंट भी बेटर होता, और कंपनीज के लिए उस चीज को मैनेज करना ज्यादा इजी हो पाता। तो ये सब बिजनेस ना अट्रैक्टिव बहुत लगते हैं कि पैसा ही पैसा है, ये कहाँ बंद होने वाला है, लेकिन इसको मैनेज करने में जो हेडेक है
वो हर किसी के बस का नहीं है, बिकॉज लॉज वैसे, तो ये कंडीशन, तो दिस इज द एक्सेप्शन। फिर आगे आपका जीएसटी काउंसिल वाला आंसर, कल इस पे बात हो ही रही थी। जीएसटी काउंसिल में मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया, ऐसा कोई बाकी नहीं है, देख लो। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है चेयरपर्सन होंगे, फिर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे जिनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वो इसमें मेंबर्स होंगे। इन सब के रिकमेंडेशन पे ही सारी चीजें जो है मैनेज होती है। रेट्स कितने रखने हैं, लिमिट्स कितनी रखनी है, सारा मॉनिटरी नंबर जो है वो काम ही नहीं का है। स्पेशल प्रोविजंस रखे जाते हैं कुछ स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स हैं, उसके अलग अलग रीजंस हैं। जम्मू एंड कश्मीर तो आपको पता ही है। नॉर्थ ईस्ट भी एक टेरिटरी वैसी है जिसके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, बिकॉज वो टेरिटरी उतनी डेवलप नहीं हुई है और वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं पा रहा है, बिकॉज एक तो एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है और दूसरा वहाँ टी कॉफी वाला बिजनेस जो है ज्यादा है और दूसरा टूरिज्म ज्यादा है, तो उनको थोड़ा सा प्रिविलेज दिया जाता है। हिमाचल उत्तराखंड जो है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जितनी भी मेडिसिन बनती है वो सारी हिमाचल में, उत्तराखंड में फैक्ट्रीज हैं। हिमाचल में सोलान और ये सब जगह है, वहाँ पे सारे फार्मास्यूटिकल के प्लांट्स वहीं लगे हैं, क्योंकि नेचुरल हर्ब्स का जो खेती होती है वो टेरिटरी में होती है, तो वहां से एक्सट्रैक्शन होता है तो फिर वहीं पे प्लांट लगेगा, तो कैसे होगा। तो इसलिए उस हिसाब से ये सब स्टेट्स ना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है वैसे, ये पॉइंट्स है। अब जो आर्टिकल्स ऐड हुए वो ये सारे 246A, 269A, 279A, ये सब आर्टिकल्स पहले नहीं थे, ये अमेंडमेंट में ऐड हुए, इसके पीछे ए लगा हुआ है। तो नॉर्मली होता है 246, 247, 248, ये ABC लगा देते हैं, मतलब वो अमेंडमेंट वाला पार्ट है वैसा है। तो इसके थ्रू ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूट की गई जो कल हम देख रहे थे। देखो ये वाला पार्ट देखना, कल वो बात नहीं की थी वोटिंग वाला सिस्टम, 3/4 मेजोरिटी, 1/3 वोट जो है वो वेट सेंटर को दिया जाता है, 2/3 जो है वो स्टेट को दिया जाता है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे बोले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद फीचर्स इंफॉर्मेशन, 1 जुलाई 2017 बर्थडे, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, वैट प्रिंसिपल। पहले वैट टैक्स लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, सेम प्रिंसिपल पे था, जितना वैल्यू एडिशन होगा उतना टैक्स लगेगा। सेंट्रल सेल्स टैक्स भी सेम प्रिंसिपल पे था, उसका नाम चेंज करके जीएसटी कर दिया। फिर बोल रहे हैं एक्सपोर्ट्स टैक्सेबल नहीं है, सही बात है, एक्सपोर्ट पर टैक्सेस लगाना फेवरेबल भी नहीं है। अभी जो अपने डॉलर की हालत है, ठीक है, अब पहले डॉलर जो है वो इतना महंगा नहीं था, तब डॉलर था कुछ 80 रुपए, तब मोदी जी बोल रहे थे डॉलर जो 80 रुपए पार हो गया, डॉलर मतलब डॉलर महंगा होता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, तो हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, मतलब देश की इज्जत खराब हो रही है। उनका भी ना एक वो मीम चलता है सोशल मीडिया पे, ओनली वन मैन कैन फाइट पीएम मोदी, दैट इज सीएम मोदी, ठीक है, ऐसा जोक चलता है। क्योंकि जब वो सीएम थे तब वो जो स्टेटमेंट देते थे पीएम के खिलाफ, बस वही लॉजिकल लगते हैं जो आज उन्हीं के खिलाफ सुनाए जाने चाहिए। बिकॉज हर पॉलिटिकल रैली में 2014 के टाइम पे उन्होंने यही बोला कि मनमोहन सिंह क्या कर रहे हैं, डॉलर 80 रुपए से पार हो गया, 85 से पार हो गया, देश का नाम खराब होता है जब भी डॉलर गिरता है। अब सब बोल रहे सर अब तो सेंचुरी मारने वाला है, अब क्या बोलना है। अब उनकी पार्टी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे हैं कि डॉलर का गिरना हमारी इकोनॉमी के लिए फेवरेबल है। तो बोले 10 साल पहले तो नहीं था, अब कैसे फेवरेबल है। बोले जितना डॉलर जो है वो महंगा होगा, रुपया सस्ता होगा, उतना फॉरेन से हमारे पास ऑर्डर ज्यादा आएंगे, क्योंकि बायर को सस्ता पड़ेगा। मतलब एक यूएस का क्लाइंट अगर इंडिया से खरीद रहा है और डॉलर 60 रुपए का है और डॉलर 90 रुपए का है, तो उसमें उसको फायदा हो रहा है ना अभी कंडीशन में, बिकॉज वो $1 खर्च करके 90 रुपीज का सामान ले सकता है इंडिया से। पहले वो $1 खर्च करके 60 रुपीज का सामान ले सकता था, तो उसको इंडिया महंगा पड़ता था। जैसे रिवर्स भी तो होता है, अपन जाते हैं, अभी आप यूके जाओगे और आप थाईलैंड जाओगे और श्रीलंका जाओगे, फर्क पड़ेगा ना। अब थाईलैंड की करेंसी अपने 3 गुना महंगी है, दुबई की करेंसी 24 गुना महंगी है और यूके की करेंसी 120 गुना महंगी है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो सेम चीज उनके लिए एप्लीकेबल है। अब क्या बोल रहे हैं, बोले नहीं 90 रुपीज का डॉलर हो गया है तो यूएस वालों को सस्ता पड़ेगा, यहाँ से ज्यादा खरीदेंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प की शक्ल देख के तो लगता नहीं कि ऐसा कोई मूड है उनका। और ऑफिशियल डेटा ये बता रहा है कि डॉलर तो महंगा हुआ ही हुआ है, रुपया तो गिरा ही गिरा है, एक्सपोर्ट भी गिरा है, दोनों साइड से गए। जब डॉलर महंगा हो गया है, रुपया सस्ता हो गया है, तो आप बोल रहे इकोनॉमी के लिए अच्छा है, तो एक्सपोर्ट डेटा तो बढ़ना चाहिए ना। फिर एक्सपोर्ट डेटा भी नहीं बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी जो है परेशानी में है। लेकिन अब कवर अप कैसे करें, तो तब डॉलर का गिरना देश की इज्जत खराब हो रही थी, आज डॉलर गिर रहा है तो देश के लिए अच्छा है, देख लो क्या करना है वैसा। तो ये सब चीजें चल रही है, तो ये पॉइंट्स है। तो एक्सपोर्ट्स टैक्सेबल नहीं है बिकॉज कंजम्पशन भी इंडिया के बाहर ही हो रहा है, तो अगर कंजम्पशन प्रिंसिपल लगाओगे तो भी एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाना बनता नहीं है। और बाकी इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से हमें जरूरत है कि ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़े। इंपोर्ट पर टैक्सेबल होना भी चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी वीक होती है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, डॉलर ज्यादा हमें पे करने पड़ते हैं तो बचते नहीं, तो उस हिसाब से इंपोर्ट टैक्सेबल होते हैं। जीएसटी वैट सिस्टम पे डिपेंडेंट है, बार बार सेम बात हो रही है।
ठीक है, कंजम्पशन दूसरे स्टेट में हो रहा है तो सारा IGST लग जाएगा, वो पार्ट है। कल मैं आपको बता रहा था कौन कौन से एक्ट है, उसमें कितने सेक्शंस है। CGST एक्ट में 174 सेक्शंस है, 3 शेड्यूल्स है, 162 रूल्स है। अपना सिलेबस मेजरली यही है, बाकी आप देख लो छोटे छोटे एक्ट है और नॉमिनल सेक्शंस है, बहुत ज्यादा नहीं है। फिर एक टर्म यूज किया डुअल GST मॉडल, कॉन्करेंट डुअल GST मॉडल। डुअल GST क्योंकि इसीलिए क्योंकि इंडिया में 2 टाइप के GST लग रहे हैं, सेंटर का GST अलग है, स्टेट का अलग है, इसलिए बोलते हैं डुअल GST मॉडल। जिन कंट्रीज में ये स्टेट गवर्नमेंट वाला सिस्टम नहीं है, एक ही सरकार होती है, अभी ये फ्रांस इटली की बात हो रही है, छोटा सा देश है, कुछ लाख लोग है, कुछ करोड़ लोग है, 1-2 करोड़ की पॉपुलेशन है इन कंट्रीज की, ज्यादा नहीं है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट वाला सिस्टम ही नहीं है। गुजरात से छोटे तो कंट्री है, तो उसमें कहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, कहाँ वो 25-30 स्टेट बनाने जाएंगे, तो उसमें तो एक ही गवर्नमेंट होती है। तो वो लोग कौन सा मॉडल यूज करते हैं, सिंगल GST मॉडल, तो पूरे देश में एक ही टैक्स लगता है। दुबई में लगाया अभी 2-5 साल से 5% वैट, जैसे अपना GST वैसे यहाँ पे वैट है 5%। अब दुबई में तो एक ही रूलर है, एक ही राजा है, कोई स्टेट वाला चक्कर तो है ही नहीं, तो सब जगह सेम टैक्स रेट लगेगा, तो सिंगल मॉडल यूज करते हैं, अपने डुअल मॉडल यूज करते हैं। वैसे ये सब बातें यहाँ पे की है। अब एक पॉइंट है जो यूनियन टेरिटरी से कनेक्टेड है और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इसमें अब जम्मू एंड कश्मीर भी जुड़ेगा। 25 पे तो रखा है, फिर भी ठंड लगी। हाँ वेदर तो है सर। देखो जो यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर विद इन द यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन होता है तो टैक्स लगता है CGST प्लस UTGST, और ये बाहर जाएगा तो फिर IGST, वही होता है। अब जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें से ये 2 टेरिटरी है, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी, पहले पौंडीचेरी बोलते थे, अब नाम चेंज कर दिए, तो दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, ये 2 जगह। ये दोनों जगह पे यूनियन टेरिटरी होते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सिस्टम है पॉलिटिकली। दिल्ली स्टेट भी है, दिल्ली शहर भी है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है। फिर आप सोचो तो समझ नहीं आएगा क्या है एग्जैक्टली, है ना, और दिल्ली जाओ तो समझ ही नहीं आता क्या है, कुछ दिखेगा तो समझ आएगा ना क्या है, तो एक ही इतना बढ़ गया कुछ नजर ही नहीं आने वाला। अभी एक रील चल रही थी, दिल्ली में क्रिकेट खेल रहे थे, तो पूरा फॉग, तो बॉल कब सिर पे आके लग गई मालूम ही नहीं पड़ा, वो ऐसे ही खड़ा है, बोल्ड भी हो गया, पता ही नहीं चला, पीछे भाई तो आउट हो चुका है, मालूम ही नहीं बॉल कब आया चला गया, ऐसे मीम बन रहे हैं आजकल। तो दिल्ली की जो हालत है आपको पता ही है। अब दिल्ली वैसे एक सिटी है, एक स्टेट भी है, यूनियन टेरिटरी भी है, बट फिर दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट भी है। केजरीवाल की सरकार थी इतने साल तक, अभी जो CM है तो अलग लेवल है, वो तो पूरा मीम मटेरियल है कुछ भी आके बोल देती है, तो वो अलग चल रहा है। तो दिल्ली में उन्होंने क्या सेटअप किया हुआ है कि इट इज अ यूनियन टेरिटरी बट ऑल्सो इट हैज अ स्टेट गवर्नमेंट, मिक्स है, आधे आधे पावर बटे हुए हैं, और इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, बट पॉलिटिकली जानबूझ के फंसा के रखा हुआ है। अब उसमें ना एक आधा पावर जो है सेंटर को दे रखा है, आधा पावर स्टेट को। अभी तक क्या कंडीशन थी, सेंटर में BJP, स्टेट में आम आदमी पार्टी। अब ये दोनों अलग अलग, अब केजरीवाल को CM बना तो दिया, लेकिन सारे पावर ही नहीं उसके पास दिल्ली पुलिस नहीं है, उसके पास दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं। अब ये 2 ही चीजें होती है जो स्टेट में चीफ मिनिस्टर का पावर होती है। स्टेट की पुलिस स्टेट के CM का सुनती ही नहीं, कैसे चलेगा लॉ एंड ऑर्डर, समझ आ रहा है। ये पावर किसके हाथ में, सेंटर के हाथ में। अब सेंटर ने बिठा रखा है अपना एक गवर्नर, तो सारे पावर गवर्नर के पास है। तो दिल्ली CM होने के आपके पास कोई पावर ही नहीं, तो आप क्या डेवलपमेंट करोगे। अब दिल्ली में रास्ते में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, लोग केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। केजरीवाल बोलता है भाई ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेरी सुनती नहीं है, मेरे अंडर में आती नहीं है, ये BJP वालों के अंडर में आती है, उनको बोलो। अब आम आदमी को ये बातें समझ नहीं आती, वो तो चीफ मिनिस्टर को गाली देता है, बोले क्या आम आदमी पार्टी की सरकार है, सफाई नहीं होती, ये नहीं होता, ऐसा वैसा। बोले करूँ क्या, वो सुनते ही नहीं मेरी। और गवर्नर बोलता है तू कचरा 2 दिन बाद ही उठाना, पूरा ऐसे बदबू खाई जाए ना एरिया में तब उठाना, केजरीवाल का नाम खराब होगा, जब मैं बोलूंगा तब तक उठाना नहीं है, समझ आ रहा है। तो धीरे 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 करके पब्लिक परेशान हो गई। अब पब्लिक को समझ तो आ गया है कि अच्छा ये इसका डिपार्टमेंट नहीं है, बट सफाई तो चाहिए भाई, अगली बार तेरे को वोट ही नहीं देना, तू घर पे बैठ, जो सेंटर चला रहा है वो स्टेट चलाएगा ना, तो ही सफाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब आ गई BJP गवर्नमेंट, अब करा लो सफाई। अब देखो मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, अब CM बोलती, बोले हमारा मंत्री जाता है हर 15 दिन में कूड़े कचरे के पास जाके उसको बोलता है भाई तेरे को जाना पड़ेगा, मीम चल रहा है, हाँ तो ऐसे जो डायलॉग बाजी हो रही है ना, सफाई करा लो यार, बोलने से कचरा अपने आप थोड़ी घर चला जाएगा, अपने उसको उठाना पड़ेगा। तो साफ सफाई करवाने के लिए पब्लिक भी परेशान हो गई, बोले यार एक ही गवर्नमेंट हो तो ठीक है, जो सेंटर में हो वही स्टेट चलाए तो बेटर है। तो दिल्ली के आधे पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास, विधानसभा, आधे पावर सेंटर के पास, उस चक्कर में काम कोई नहीं करता। ये सेम सिस्टम पुडुचेरी में भी है, बट वो बड़ी बढ़िया जगह है, क्योंकि क्या है वो टूरिस्ट स्पॉट है, पौंडीचेरी लोग घूमने जाते हैं, साफ सुथरे बीच है एकदम, ऐसा फॉरेन लोकेशन जैसी वाइब है वहाँ पे।
तो लोग घूमने फिरने जाते हैं, बड़ी अच्छी जगह। साउथ में तो थोड़ी मेंटेन भी होती है, दिल्ली अलग चीज है। तो ये दोनों का सिस्टम जो है वैसे ही है। तो बात ये है कि इन दोनों लोकेशंस पे यूनियन टेरिटरी होते हुए भी लगता है SGST, नॉट UTGST, क्योंकि मैं बोला आधे पावर स्टेट के आधे सेंटर के। अब दिल्ली में कोई विद इन दिल्ली ट्रांजेक्शन करेगा तो CGST प्लस SGST लगेगा, UTGST नहीं लगेगा। सेम चीज पुडुचेरी में भी है और सेम अब जम्मू एंड कश्मीर में भी हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद उन्होंने स्टेटहुड छीन लिया था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के हाथ में रहेगा तो ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये चीजें हुई, तो लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये सबको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया विद द कंडीशन के इन फ्यूचर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी होते हुए भी विधानसभा होल्ड करेगा। सेम ऐसा ही सिस्टम होगा, लेकिन लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी ही रहेगा, उसमें हम विधानसभा सेटअप नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें क्लैरिफाई हुई है, तो ये एक्सेप्शंस में आ गए वैसा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बता रहे हैं, एक कंडीशन यूज की हुई है कि जो इंडिया जो है उसको बोलते हैं इट इज अ पेनिनसुलर कंट्री। पेनिनसुला मतलब 3 साइड से वाटर बाउंड्री। तो 3 साइड से जो वाटर बाउंड्री है तो वो पानी की टेरिटरी भी तो इंडिया की हुई ना, ठीक है, पूरा अपना नहीं होगा, लेकिन कोई तो रेफरेंस पॉइंट होगा कि भाई बॉर्डर लाइन से या बीच पॉइंट से इतने दूर तक जो पानी का एरिया है वो इंडियन टेरिटरी वैसा डिसाइड होगा। तो उसके लिए ये कंडीशन रखी गई, इसको बोलते हैं नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स मतलब पानी में डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट। सड़क पे अपने किलोमीटर में मेजर करते हैं, एक माइल्स भी यूज होता है। वेस्टर्न कंट्री में माइल्स में मेजर करते हैं, इंडिया में किलोमीटर यूज होता है। अब किलोमीटर और माइल्स में कन्वर्जन का रेशियो है 1.6 टाइम्स। अब क्रिकेट मैच देखते हो तो नीचे बॉलर बॉल फेंकते हैं तो स्पीड लिखी आती है, तो 144 किलोमीटर पर आवर, 90 माइल्स पर आवर। तो 90 माइल्स और 144 एक ही होता है, कन्वर्जन रेशियो 1.6 का है। वैसे 12 नॉटिकल माइल्स जो यहाँ बोल रहे हैं, 1 नॉटिकल माइल इज 1.85 किलोमीटर्स। तो 12 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस तीनों साइड टू वाटर बाउंड्री में, दैट इज समवेयर अराउंड 22 किलोमीटर्स इन द वाटर। तो इंडियन ओशन की तरफ जाओ या अरेबियन सी की तरफ जाओ, डुमस बीच से पानी में निकल जाओ बोट लेके, 22 किलोमीटर तक जाओगे तब तक वो इंडियन टेरिटरी है, उसको बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। तो उसके अंदर भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें भी GST लगाया जा सकता है, ये क्लैरिफाई किया। नहीं तो अपने क्या बोट में जाएंगे, बोले सामान खरीदना है बेचना है, इंडियन लैंड पे नहीं खरीदेंगे, GST लगता है। बोले काम करो ऐसे बोट लेके पानी में आ जाओ, डुमस से आगे चलते हैं, थोड़ा आधा किलोमीटर आगे जाएंगे, गुड्स एक्सचेंज करके वापस आ जाएंगे। बोले हमने तो वहां ट्रांजेक्शन किया, इंडिया में किया ही नहीं, तो GST लगेगा ही नहीं, फिर मैं तो बैच भी वहीं पे रखूंगा, ठीक है। बोले एक शिप ले लेते हैं मस्त, अपन पानी में सेटअप कर देते हैं, वहीं पे आओ वहीं पे पढ़ो घर जाओ। बोले सर्विस तो मैंने इंडिया के बाहर प्रोवाइड की है ना, GST नहीं लगेगा, समझ आ रहा है। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया ही माना जाएगा, उसके आगे जाना है तो जाओ, समझ आ रहा है। तो फिर आपको आना जाना ही महंगा पड़ जाएगा। दिस इज 12 नॉटिकल माइल्स, ये इंडियन टेरिटरी है। नेक्स्ट IGST की बात मैं बता चुका हूं, मैं रिपीट नहीं कर रहा। हाँ, रेट्स की बात करें तो रेट्स तो वही है जो कल आपको बताए थे, 5%, 18%, 40%, ये IGST के रेट्स हैं। जब CGST SGST लगता है तो क्या होता है, रेट आधे आधे हो जाते हैं। तो सर्विसेज पे 18% GST है, बट लोकल में जब लगता है तो 9+9, तो रेट्स अलग अलग नहीं है, सिर्फ हाफ हो जाता है, वो ध्यान रखना, ये पॉइंट है। कौन कौन सी चीजों पे GST नहीं लगता है, कल बात हो रही थी, ये तो अभी बता दिया, ये मैंने आपको कल बोल दिया था ऑलरेडी, और इलेक्ट्रिसिटी पे बात हो गई। अपने गुजरात गवर्नमेंट की 20% स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, लाइट बिल में आप देखना टॉरेंट हो या DGV से 20% ड्यूटी है, तो ले ही रहे ना 20% टैक्स। अब GST नहीं लगता है तो कोई खुश होने वाली बात नहीं है, GST के बदले दूसरा टैक्स तो लग ही रहा है। वैसा टॉबैको एक्साइज भी लगता है, GST भी लगता है, वही जो भी सिगरेट वाला मैटर चल रहा है, वैसा पॉइंट है। ये सारे टैक्सेस थे पुराने वाले, जो अब जाके सेंट्रल टैक्सेस CGST में मर्ज हो गए, 17 टैक्सेस, ये सारे याद नहीं करने, सिर्फ एग्जाम्पल्स है। सब भी डेटा ये मैं भी नोट्स में चेंज हो जाएगा, ये तो अभी मैंने अमेंडमेंट करना बाकी है, इसलिए वो अब नए वाले में आपको चेंज होकर मिलेगा। 12% और 28% अब रेट नहीं रहा, वो कल अपनी बात हो गई। बाकी रेट से 0.25 है, 3% है, 5% है, 18% है और एक 40% है, ठीक है, वो आ गया। तो ये टेबल आपके नोट्स में प्रिंटिंग में चेंज हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। नील रेट ऑफ टैक्स भी होता है, मतलब वही 0% वाला टैक्स। खाने पीने की बहुत सारी चीजों पे 0% टैक्स है, जो उसमें भी अब इन्होंने चेंज कर दिया। तो GST का एक टैरिफ होता है जिसके अंदर हर चीज का रेट दिया होता है। अभी मैं आपको टैरिफ वेबसाइट पे दिखा भी देता हूँ, तो काफी इंटरेस्टिंग है, उसका क्लासिफिकेशन देख के मजा आएगा कि कितना डिटेल में बनता है। ये सब एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वाला आपका जो ये थियरी वाला पार्ट है वो मैंने एक बार रिलेट करा दिया। अब टैरिफ देख लेते हैं, तो उससे रेट्स वाला पॉइंट भी समझ आ जाएगा।
ये इंस्टीट्यूट की मतलब जो अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट है, अथॉरिटी का नाम है CBIC, इंट्रोडक्शन में कहीं आया नहीं। जो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की GST को रेगुलेट करती है पूरे इंडिया में, उस अथॉरिटी का नाम है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब GST और कस्टम्स को अलग से मेंशन किया है, तो ये नाम आपको दिखेगा। जैसे अपने कॉर्पोरेट लॉ में MCA है, वैसे यहाँ पे CBIC है। तो ये है आपकी CBIC की वेबसाइट। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, लिखते हर जगह, भले चल कुछ और ही रहा है। अच्छा, ये आपको बता देता हूँ टैरिफ। देखो टैरिफ है, इस तरीके से टैरिफ रेट होता है। GST काउंसिल जो डिसाइड करती है वो इसमें दिखता है आपको। जो भी गुड्स होते हैं ना, उसका एक कोड नंबर होता है, इसको HSN कोड बोलते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब किसी भी चीज का नामकरण करने की टेक्निक, उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो इसमें ना 8 डिजिट का कोड नंबर होता है, चैप्टर नंबर, हेडिंग नंबर, सब हेडिंग नंबर, टैरिफ आइटम, सबके 2-2 डिजिट होते हैं। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं? 8 डिजिट्स तक। अब ये 0202 दिख रहा है ना, मतलब ये चैप्टर नंबर 2, हेडिंग नंबर 2, उसके अंदर आएगा सब हेडिंग, उसके अंदर आएगा टैरिफ आइटम। सब क्लासिफिकेशन करने के लिए ऐसा कोड नंबर यूज करते हैं, इसको HSN कोड बोलते हैं। बहुत बार आप जो खरीदी करते हो उसमें जो बिल मिलता है, बिल में आप देखना HSN कोड का एक कॉलम होता है। नेक्स्ट टाइम कुछ खरीदोगे तो देखना, रेफ्रिजरेटर खरीद लो, टीवी खरीद लो, मोबाइल फोन, बिल में आपको HSN कोड दिखेगा। काफी सारे लोग वो प्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो इनवॉइस में मेंशन करना मैंडेटरी है। अब ये रेट्स दिख रहे हैं, CGST, SGST, IGST, कॉम्पनसेशन सेस और गुड्स की कैटेगरी। ऑल प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड गुड्स अदर देन फ्रेश और चिल्ड, उसमें ये रेट है। अब डिटेलिंग देखना कितनी है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, खाने पीने की एंट्री से शुरुआत हुई है। मिल्क एंड क्रीम कॉन्सेंट्रेटेड और कंटेनिंग एडेड शुगर और अदर स्वीटनिंग मैटर्स इंक्लूडिंग स्किम्ड मिल्क, पाउडर मिल्क, मिल्क फूड फॉर बेबीज अदर देन कंडेंस्ड मिल्क। इतने तो मिल्क आपने सुने भी नहीं होंगे जितने इन्होंने क्लासिफाई कर रखे हैं, है ना। योगर्ट, क्रीम, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, इसके ऊपर पहले GST नहीं था। तो फिर जब पार्लियामेंट में डिबेट हुआ तो ऑपोजिशन ने बहुत हंगामा मचाया। तो निर्मला सीतारमन से पूछ लिया, बोले यार आपने पराठे पे GST लगा दिया, दही पे GST लगा दिया। बोले मैं पराठा खाती नहीं हूँ। मैं तो शुरू करो आप खाओगे तो देश पे GST नहीं लगेगा। वो भी मजाक कर रहे हैं, लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक तो अपने साथ ही हो रहा है वैसे, बट ठीक है। तो ये सब चीजों पे प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड, ये स्पेसिफिक बोला है। मतलब आपको डेयरी में जाके बोलते हो थैली में पैक करके देता है, उस पर GST नहीं लगता है क्योंकि वो प्री पैकेज नहीं है। लेकिन जो अमूल का दही आता है ना डब्बे में, ठीक है, वो जो है वो प्री पैकेज में आ गया, लेबल्ड हो गया, तो उस पर GST लगता है, पहले नहीं था। फिर ये वे प्रोटीन अपना जिम वाले, हा? उसमें भी एडेड शुगर कर दिया तो काम ही खत्म हो गया। पनीर, प्री पैकेज पनीर, अमूल का, सोमूल का जो पनीर आता है पैकेट वाला, उसमें लगेगा, ओपन वाले पे नहीं लगेगा। ठीक है, सब कुछ प्री पैकेज वाले में सब पे 5% GST लगा दिया, पहले नहीं था। देखो कितना डिटेलिंग है वो देखना। कैश्यू नट्स, कहाँ खाओगे इतनी महंगाई में काजू, जाने दो। टी, खाने पीने की चीजों पे भी, हाँ वैनिला फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस यूज होते ही हैं। ओट्स, बार्ले या आपके जवार, बाजरा, ये सब चीजें उसमें प्री पैकेज एंड लेबल्ड। पैकिंग करके कुछ भी बेचो GST आ जाएगा, वैसा है। खुला जो बिक रहा है उस पर GST नहीं आ रहा है। राइस, पल्सेस, सीरियल्स, ग्रेन्स, सब कुछ ये खाने पीने की चीजों पे पहले सब 0% था। अब क्या है ना, सबके ऊपर 5% GST लगा दिया, थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए महंगा हो रहा है हर चीज। देखते जाओ, खत्म ही नहीं होगा ये। हाँ मेहंदी भी है ना, आएगा ना। हाँ पिज्जा, ब्रेड, खाकरा, प्लेन रोटी, चपाती। निर्मला देवी ने खाना खाना ही छोड़ दिया लग रहा है, इसीलिए डाइट पे होंगी। हाँ नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, आपका ये हल्दीराम, ठीक है, इन पे आ गया, बीकाजी, सब पे आ गया। हाँ भूख लग गई। चौक देख के भूख लगी। स्कूल में खाते थे लोग, खाता है आप में से कोई चौक खाता है क्या? हाँ मेरे को ऐसा ध्यान में, स्कूल में लोगों को आदत थी
चौक के टुकड़े उठा उठा के खा रहे होते थे, वरना ये कौन सा नशा है? चौक के टुकड़े, ये सब चीजें डिलीट हो गई, तो उसको अभी तक चेंज नहीं किया है, ये इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, देखो लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। हाँ, इतना तो वही पढ़ सकते हैं, अपने से तो होगा नहीं। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है ना ये तो। यहाँ पे अभी स्क्रॉलिंग बार यहाँ पे, ये स्क्रॉल बार तो ये देखो 12% आया। फूड प्रोडक्ट्स ही हैं, नॉन वेज वाले। हाँ, बेवरेजेस कंटेनिंग मिल्क। अब देखो ये क्लासिफिकेशन कभी कभी करना होता है तो अपने फंस जाते हैं, बोले इसमें क्लासीफाई होगा कि उसमें होगा, कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो उसके लिए सर्कुलर क्लैरिफिकेशन, टूथ पाउडर, ये सब है। फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ है। एक भी प्रोडक्ट छोड़ा नहीं है, जो कुछ हो सकता है सब कुछ ही रखा हुआ है। ये भी स्क्रॉल बार यहाँ तक है और नीचे तक जाएगा ये। देखते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब ये सर्विस वाली कैटेगरी आ गई, 18%। लास्ट में देखते हैं ना 28 और 40 वाले में क्या क्या है। ये तो वो आ गया अपना जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस आ गया, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ओहो, 0% वाले लास्ट में लिखे हुए। हाँ, वही है सब नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये देखो अपना स्पेशल कैटेगरी, रफ डायमंड्स 0.25। जितना भी ये प्रेशियस मेटल वाला है ना, गोल्ड सिल्वर, ये सब 3%। 28% कैटेगरी। एक्शनेबल बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ड्यूटेबल आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर पर्सनल यूज, इंपोर्ट वाले, स्मोकिंग पाइप्स, सिगार, सिगरेट होल्डर्स। सिगरेट होल्डर मतलब होगा कुछ, पता नहीं। रिवॉल्वर्स एंड पिस्टल्स। अब ये तो आप फिर कैश में लोगे तो नहीं लगेगा। मिर्जापुर वाला केस है तो बात अलग है, कालीन भैया से मंगवा लो तो जीएसटी नहीं लगेगा। यॉट्स, एयरक्राफ्ट्स, हाँ यॉट प्रोनाउंस करते हैं। मोटरसाइकिल, ये सब तो अंबानी के बच्चों पे अपना, यॉट वॉट अपने क्या लेना। ठीक है, व्हीकल्स, ये सब 28%। ये कैटेगरी है 28%। ठीक है, मिल गए रेट्स। आपके बेवरेजेस, कैफिनेटेड बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, फ्रूट ड्रिंक विथ फ्रूट जूस, विदाउट फ्रूट जूस, सब आ गया। इन सब पे 28% जीएसटी। कोल्ड ड्रिंक्स पे मेनली। ऑल गुड्स कंटेनिंग एडेड शुगर। उनको कोई बता ही नहीं रहा ना कि इतना रेट है, इसीलिए। पान मसाला ये तो रहेगा ही। अब ये सर्विसेज सेक्टर आ गया 18% वाला, वैसा पार्ट्स भी हैं और सर्विसेज भी हैं वैसा। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स हैं किस तरीके से रेट्स एप्लीकेबल होता है, वो तो समझ आ गया है, क्लियर। तो ये अपना इंट्रोडक्शन विद थियरी हो गया है, कंप्लीट है। अब नेक्स्ट जो अपने कल से स्टार्ट करेंगे वो फिर सीजीएसटी एक्ट अब स्टार्ट होगा, और उसमें सेक्शन वाइज अब बातें करेंगे टेक्निकली। जितना बेसिक बताना था आपको पूरा बता दिया। कुछ नहीं समझ आया, पूछना है तो बोलो। नहीं, मैं नोट्स ये वाली प्रोवाइड करूँगा, मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, वो अपडेटेड ही रहेगा। जो अमेंडमेंट है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, डन। बस तो इतना रखते हैं, बाकी फिर कल कंप्लीट करेंगे।